हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सान्या। हाउ आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए डेविल्स क्यूट मुसीबत का एक और लॉन्ग एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। किचन में इस वक्त सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज बम फटने जैसी लगती। आर्यन की वो गहरी, डार्क और खौफनाक नजरें सीधे रोहन की उस पॉकेट पर गड़ी थी जहां उसने कार की चाबी छुपा रखी थी। तुम्हें क्या लगता है रोहन? आर्यन की आवाज बिल्कुल किसी शांत तूफान जैसी थी जो तुम अपनी पॉकेट में छुपा रहे हो। वो मुझे दिख नहीं रहा। मीशा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका बस चलता तो वो वहीं जमीन के अंदर समा जाती। मन ही मन वो सोच रही थी, गया रोहन आज, और इस छछूंदर के चक्कर में आज मैं भी जाऊंगी। भाई, मैं सच कह रहा हूं। मैं बस। रोहन के पैर अब सच में कांपने लगे थे। जेब में क्या है? आर्यन ने बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कमांड दिया। निकालो उसे अभी। रोहन का दिल धक से रह गया। उसका गेम ओवर हो चुका था। डर के मारे उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था और उसके मुंह से बेवकूफी भरा बहाना निकल गया। भाई वो कुछ नहीं है। वो दरअसल मुझे बहुत तेज खुजली हो रही थी। खुजली? रोहन ने एक फेक स्माइल देते हुए कहा। आर्यन की नजरें और ज्यादा डार्क हो गईं। तुम्हें अपनी जैकेट की जेब के अंदर खुजली हो रही थी। रोहन को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालने ही वाला था कि तभी सीढ़ियों की तरफ से किसी के दबे पांव नीचे आने की आहट हुई। आर्यन, जो अभी रोहन को दबोचने ही वाले थे, उन कदमों की आहट सुनते ही उनकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। किचन के दरवाजे पर कुहू खड़ी थी। उसने अपना वो ढीला ढाला सा पिंक नाइट सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक खाली पानी का जग था। वो आधी नींद में थी, पर जैसे ही उसकी नजर किचन के बीचों बीच खड़े आर्यन पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। कुहू को तुरंत याद आ गया कि वो तो इस खड़ूस इंसान से गुस्सा है और उसे तो इसे इग्नोर करना था। कुहू ने तुरंत अपनी नजरें आर्यन से ऐसे हटा ली जैसे वहां आर्यन नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट पर्दा टंगा हो। उसने आर्यन की तरफ देखना ही बंद कर दिया। वो बिल्कुल चुपचाप अपनी आंखें नीचे किए हुए किचन के अंदर आई और सीधे वाटर प्योरीफायर की तरफ जाकर अपना जग भरने लगी। इधर आर्यन का वो सारा गुस्सा, वो खौफनाक ऑरा एक झटके में गायब हो चुका था। उनकी नजरें अब रोहन की पॉकेट से हटकर पूरी तरह से अपनी उस पागल सी बीवी पर टिक चुकी थी। तुम नीचे क्यों आई? आर्यन ने अपनी जगह से ही बहुत ही डीप और पॉजेसिव टोन में पूछा। कुहू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने होठों को अंदर की तरफ दबाया और चुपचाप जग भरती रही। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन को फेस कैसे करे, या फिर उसे अपनी इग्नोर करने वाली एक्टिंग पूरी करनी थी। पर कुहू का ऐसे बिहेव करना आर्यन के लिए भी बहस से ज्यादा ट्रिगरिंग था। उनका ईगो हर्ट हो रहा था कि उनकी बीवी उन्हें इग्नोर कर रही है। आर्यन अपने लंबे कदम लेते हुए सीधे कुहू के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए। उनकी चौड़ी छाती लगभग कुहू की पीठ से टकरा रही थी। मैंने कुछ पूछा तुमसे? आर्यन की आवाज अब और भी भारी हो चुकी थी। कुहू की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसे आर्यन की वो हीट पीछे से साफ महसूस हो रही थी। वो नर्वस हो रही थी, पर मजाल है जो वो अपनी इग्नोर करने वाली कसम तोड़ दे। उसने जल्दी से जग का ढक्कन बंद किया और बिना आर्यन की तरफ देखे साइड से निकलने की कोशिश की। मुझे सोना है, रास्ते से हटिए, कुहू ने बहुत ही धीमी और नजरें चुराने वाली आवाज में कहा। पर आर्यन उसे ऐसे कैसे जाने देते? जैसे ही कुहू ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, आर्यन ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़िए। कुहू ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, पर आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। इधर किचन के कोने में खड़े रोहन और मीशा ये पूरा मिरेकल अपनी आंखों से देख रहे थे। द ग्रेट आर्यन रायचंद, जो 2 मिनट पहले रोहन की चटनी बनाने वाले थे, वो अपनी बीवी के एक इग्नोरेंस पर सब कुछ भूल चुके थे। रोहन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर छत की तरफ देखा। हे भगवान, मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले कुहू के नाम का ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या टाइमिंग है यार इनकी। अगर आज इस टाइम पे ये देवी यहाँ प्रकट नहीं होती ना, तो भाई मेरा पक्का मर्डर कर चुके होते। रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। मीशा ने भी अपना पसीना पोंछते हुए सिर हिलाया। कसम से यार रोहन, भाई का सिस्टम ही हैंग हो जाता है कुहू के सामने। मतलब लड़की ने एक शब्द ढंग से नहीं बोला, बस इग्नोर किया, और भाई भूलकर उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। आई थिंक हमें यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए, इससे पहले कि भाई को बात याद आ जाए, रोहन ने कहा। रोहन ने अपनी पॉकेट से वो चाबी निकाली और उसे चूमते हुए कहा। मुझे कोई मतलब नहीं है आर्यन भाई और उनकी बीवी से। मेरी बेबी मेरे पास आ गई, अब कल इसे वापस रख दूंगा, पर आज कुहू माता की वजह से मेरी जान बच गई। दोनों भाई बहन अपनी हंसी और अपनी सांसें दबाते हुए दबे पांव वापस अपने अपने कमरों की तरफ भाग गए। और इधर आर्यन और कुहू अपनी ही दुनिया में बिजी थे। नंगे पैर क्यों आई हो नीचे? आर्यन ने कुहू के छोटे छोटे पैरों की तरफ देखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट आवाज में पूछा। मैंने कहा था ना, अंधेरे में अकेले मत चला करो। अगर अभी कोई कांच चुभ जाता या तुम सीढ़ियों से गिर जाती तो। मैं आ सकती हूँ अकेले, आप हाथ छोड़िए मेरा, कुहू ने अभी भी आर्यन की आंखों में देखे बिना कहा। वो बस वहां से भागना चाह रही थी,
आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़की बातों से तो बिल्कुल नहीं मानेगी। ठीक है, आर्यन ने बहुत ही शांत आवाज में कहा। और इससे पहले कि कुहू कुछ समझ पाती या रिएक्ट कर पाती, आर्यन ने कुहू के हाथ से वो जग लिया, उसे साइड काउंटर पर रखा और एक ही झटके में कुहू को अपनी बाहों में उठा लिया। आह! कुहू की एक हल्की सी चीख निकल गई। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे। कुहू बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। उतारिए मुझे आर्यन जी। कुहू शर्म से लाल होते हुए आर्यन के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर खुद को छुड़ाने लगी। देखने दो, आर्यन ने बिल्कुल कैजुअल टोन में कहा। उनकी नजरें कुहू के उस मासूम ब्लश करते हुए और घबराए हुए चेहरे पर टिक गई थीं। और अगर इग्नोर ही करना है ना बीवी, तो कमरे में चलकर करना। यहाँ किचन में तुम मुझ पर फोकस नहीं कर पा रही हो। कुहू ने अपना मुंह फुला लिया। मैं बस पानी पीने आई थी, मुझे कोई इग्नोर विग्नोर नहीं करना। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही डार्क और शैतानी स्माइल आ गई। पर पानी तो तुमने पी लिया है ना? और कितना पानी पियोगी? अब मेरी प्यास बुझाओगी, राइट? आर्यन ने बहुत ही हस्की आवाज में कुहू को टीज करते हुए कहा। कुहू की तो जैसे सांस ही अटक गई। क्या? मैंने कब कहा ऐसा? आर्यन ने बस इतना ही कहा और आर्यन रोहन की उस चाबी वाली इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से भूलकर अपनी इग्नोर करने वाली बीवी को बाहों में उठाए सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चले गए। रात के सन्नाटे में रायचंद मेंशन की उन घुमावदार सीढ़ियों पर सिर्फ आर्यन के भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। कुहू उनके मजबूत हाथों की कैद में थी, बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह जिसे कोई गलती करने पर सजा मिलने वाली हो। आर्यन जी, प्लीज, कोई देख लेगा, उतारिए मुझे। कुहू ने फुसफुसाते हुए उनके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से धक्का देने की नाकाम कोशिश की। उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो चुका था। देखने दो, आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे बिल्कुल एक स्ट्रेट और सख्त फेस के साथ कहा। मेरी बीवी हो तुम, कोई चोरी करके नहीं ले जा रहा हूं। और वैसे भी मुझे इग्नोर करने का शौक चढ़ा था ना तुम्हें। अभी कुछ देर पहले ही वॉशरूम में बताया था ना कि मुझे इग्नोर करने का अंजाम क्या होता है। फिर भी तुम वही चीज क्यों करती हो? क्या तुम भी वही चाहती हो बीवी? बिल्कुल भी नहीं। कुहू ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। वो बस आर्यन को फेस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में देखते ही कुहू का सारा गुस्सा हवा हो जाता था। तभी आर्यन ने सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ही हस्की और डीप आवाज में उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, पर पानी तो पी लिया है तुमने, अब मेरी प्यास बुझाओगी, राइट? कुहू की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। क्या? मैं बस पानी पीने आई थी। आर्यन ने एक डार्क और शैतानी स्माइल देते हुए कहा। मैंने सुन लिया है वो। इससे पहले कि कुहू कुछ और बोल पाती, आर्यन अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने पैर से दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और आर्यन कुहू को लेकर अंदर गए। और फिर धड़ाम। आर्यन ने अपने पैर से ही दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज से कुहू उनके हाथों में ही हल्के से उछल गई। क्लिक की आवाज के साथ आर्यन ने दरवाजा लॉक कर दिया। कमरे के अंदर सिर्फ एसी की हल्की हल्की कूलिंग की आवाज आ रही थी। आर्यन ने कुहू को बहुत ही आराम से ले जाकर उस बड़े से किंग साइज बेड पर बैठा दिया। कुहू जैसे ही बेड पर बैठी, वो तुरंत पीछे की तरफ खिसकने लगी, बिल्कुल किसी डरी हुई बिल्ली की तरह। आर्यन वहीं खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक पल के लिए भी कुहू को ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत ही स्लो मोशन में अपनी महंगी घड़ी उतारी और उसे साइड टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने अपनी ब्लैक शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले। उनका ये एक एक एक्शन कुहू के अंदर पैनिक बटन दबा रहा था। तो आपको पानी पीना था ना? कुहू ने बेड के बिल्कुल कोने में जाकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बिल्कुल मासूमियत से पूछा। तो आप नीचे से पानी पी के क्यों नहीं आए? अब मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा आपके लिए पानी लाने। कुहू ने जैसे ही बेड से नीचे उतरने के लिए पैर बढ़ाया, आर्यन ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे वापस बेड पर खींच लिया। आहा! कुहू उछलकर सीधे बेड के बीचों बीच आ गिरी और इससे पहले कि वो उठ पाती, आर्यन उसके ऊपर पूरी तरह से झुक चुके थे। उनके दोनों हाथ कुहू के सिर के दोनों तरफ गद्दे पर टिके हुए थे, जिससे कुहू पूरी तरह से उनके मजबूत घेरे में लॉक हो चुकी थी। मुझे वो वाला पानी नहीं पीना था बीवी। आर्यन की आवाज अब इतनी भारी और इंटेंस हो चुकी थी कि कुहू के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी गर्म सांसें सीधे कुहू के चेहरे पर टकरा रही थी। तो कौन सा पानी? फ्रिज में तो वही पानी था ना? कुहू सच में कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन किस प्यास की बात कर रहे हैं। आर्यन ने कुहू के इस मासूम सवाल पर अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी हल्की सी हंसी उनके गले से निकली। वो हंसी इतनी अट्रैक्टिव थी कि कुहू का बस चलता तो वो वहीं पिघल जाती। कुहू, आर्यन ने अपनी आंखें खोली और सीधे कुहू की आंखों में देखा। तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या सच में अभी बच्ची हो? आई मीन यू आर 18, तुम्हें सच में रोमांस का कुछ समझ नहीं आता? मैंने क्या किया? आप ही तो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, कुहू ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। आर्यन ने अपना एक हाथ उठाया और बहुत ही नरमी से कुहू के गाल को सहलाया। उनके अंगूठे का वो हल्का सा टच कुहू के शरीर में करंट दौड़ाने के लिए काफी था।
कुहू ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आंखें खोलो कुहू, आर्यन ने बहुत ही डोमिनेटिंग कमांड दिया। कुहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब बताओ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी तुम? क्या कहा था किचन में? मुझे सोना है, आर्यन ने कुहू के चेहरे के और करीब आते हुए पूछा। मैंने कहा था ना, मुझे इग्नोर करना बिल्कुल नहीं पसंद। अभी तुम क्या चाहती हो? कुछ करूं मैं? हाँ, तो मुझे सोना ही है ना? रात के 12 बज रहे हैं। कुहू ने हकलाते हुए खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। यू नो मी कुहू, मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपनी चीजों को आसानी से छोड़ दे। और तुम तो मेरी जान हो। आर्यन के मुंह से ये सब सुनकर कुहू के अंदर का वो दबा हुआ गुबार अचानक से फूट पड़ा। देखिए, मैं कुछ भी नहीं भूलती हूँ। कुहू की आवाज अचानक से भारी हो गई। मैं हंसती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वो चीज भूल जाऊं जो मुझे हर्ट करती है। मैं वो कभी नहीं भूलती। कुहू की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। उसकी वो कांपती हुई आवाज सुनकर आर्यन की वो डार्क स्माइल एकदम से गायब हो गई। आप मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, चिल्लाइए, पर मैं बच्ची हूं ना? आप ही तो कहते हैं। और ठीक है, आप चिल्लाते हैं, पर जब मेरी गलती नहीं होती और तब आप चिल्लाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। कुहू ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे। उसकी नाक लाल हो गई थी। मुझे डर भी लगता है। आप मुझ पर चिल्लाएंगे, मुझे डांटेंगे, चलेगा, पर बिना मेरी गलती के नहीं। आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट कि आपका ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन हो या किसी और बात का गुस्सा हो और आप मुझ पर निकाल देंगे। आर्यन जी, मुझे बहुत गंदा फील होता है जब मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। कुहू की ये बातें आर्यन के दिल में सीधे किसी तीर की तरह लगीं। द खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, वो अपनी बीवी के इन आंसुओं के सामने पूरी तरह से टूट गया। आर्यन ने बिना एक सेकंड सोचे कुहू को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले से लगा लिया। आई एम सो सॉरी कुहू, आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ऐसा फील हुआ। आर्यन की आवाज में वो सच का दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। कुहू अभी भी आर्यन के सीने से लगकर सिसक रही थी। आर्यन ने उसे हल्का सा खुद से दूर किया और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद इस मेंशन में तो क्या पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। आर्यन ने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। आई एम सो सॉरी। मुझे सच में माफी मांगना बिल्कुल नहीं आता बीवी। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, इसलिए शायद मैं तुम्हें बोल नहीं पाया, पर मुझे सच में बहुत रिग्रेट हुआ था। मैं उस टॉपिक पर बात ही नहीं कर पा रहा था। आई एम सो सॉरी बच्चा, मैं तुम पर चिल्लाया, तुम्हें इतना कुछ बोला। आर्यन ने कुहू के चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मानता पागल। तुम मेरी जान हो। तुम चाहो तो मुझे पीट सकती हो। मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारा गुलाम भी बन जाऊं। कुहू जो अभी तक रो रही थी, आर्यन के मुंह से पीट सकती हो सुनकर उसकी एक हल्की सी सिसकी के साथ हंसी निकल गई। मैं क्यों पीटूंगी आपको? कुहू ने अपनी नाक से कोड़ते हुए कहा। पर मेरी जान तो तुम पीट सकती हो ना? अगर मैं कुछ गलत करता हूं तब तो तुम्हारा पूरा हक है। आर्यन ने बहुत ही प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। जान शब्द सुनते ही कुहू के पेट में वो अजीब सी बटरफ्लाईज फिर से उड़ने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपसे गुस्सा थी। कुहू ने फाइनली अपनी नजरें झुकाते हुए अपना सच बोल दिया। गुस्सा थी? आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ थी, पर ठीक है, आपने माफी मांग ली है और मैं बहुत बड़े दिल वाली हूँ, तो मैं आपको माफ कर देती हूँ। कुहू ने थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो आपने मुझे माफ कर दिया? पर मैं तो सच में कह रहा हूँ, आप पीट सकती हैं मुझे, आर्यन ने उसे टीज करते हुए कहा। है, कुहू ने अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए हंसा। हाँ, मार लूंगी किसी दिन। आर्यन को कुहू की ये स्माइल देखकर जैसे दुनिया भर का सुकून मिल गया। उन्होंने कुहू के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, थैंक यू बीवी। उनकी नाक बोलते वक्त कुहू की गर्दन को हल्का सा छू रही थी। आर्यन की सांसों की वो गर्माहट महसूस होते ही कुहू की सांसें अब एकदम हैवी हो चुकी थीं। आर्यन जी, हटिए ना, मुझे गर्मी लग रही है। कुहू ने आर्यन के सीने पर हाथ रखकर उन्हें पीछे करना चाहा। मुझे तो लग रहा है कि कमरे का एसी बहुत तेज है, आर्यन ने मजे लेते हुए कहा। उन्होंने जानबूझकर अपने होठों को कुहू की गर्दन के उस सेंसिटिव हिस्से पर हल्का सा ब्रश किया। कुहू की एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उसने घबराकर अपने दोनों हाथों से आर्यन के मजबूत कंधों को कसकर पकड़ लिया। छोड़िए, आप बहुत गंदे हैं, हमेशा ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं करनी आपसे बात। नहीं की मैंने आपको माफ। मैं झूठ कह रही थी, मैं गंदा हूँ। आर्यन ने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर की और एक बहुत ही डेंजरस और शैतानी स्माइल के साथ कुहू को देखा। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है बीवी। अगर मैं अपनी असलियत पर आ गया ना, तो तुम ये गंदा वर्ड डिक्शनरी से भूल जाओगी। आप डरा रहे हैं मुझे, कुहू ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम मेरी हो, पूरी तरह से मेरी, आर्यन ने बहुत ही पजेसिव टोन में कहा। मैंने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, कुहू ने पीछे खिसकते हुए कहा। आर्यन हल्का सा हंसे और बेड से नीचे उतर गए। मैं कर भी नहीं रहा, सो जाओ चुपचाप। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ खुद पर। जिस दिन ये कंट्रोल छूटेगा ना,
उस दिन सच में रो देंगे आप। आर्यन की वो भारी और खौफनाक वार्निंग सुनते ही कुहू की तो जैसे जान ही निकल गई। वो झटके से बेड पर पीछे भागी और अपना बड़ा सा कंबल खींचकर सिर से लेकर पैर तक खुद को पूरी तरह छुपा लिया। आर्यन अपनी उस पागल सी मासूम बीवी को कंबल के अंदर छुपा हुआ देखकर बस एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहे थे। उनका सारा गुस्सा, सारी थकान इस कमरे में आकर जैसे खत्म हो जाती थी। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। रायचंद मेंशन एकदम शांत था, हर कोई गहरी नींद में था। पर इसी सन्नाटे के बीच रोहन के कमरे में उसका फोन किसी खतरे के अलार्म की तरह चीख रहा था। रोहन, जो कि अपने मोटे से कंबल में बिल्कुल एक कोकून की तरह लिपटा हुआ था, उसने बिना आंखें खोले हाथ से टटोलते हुए अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, रिधा कॉलिंग। हेलो। रोहन ने नींद में बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद रखे हुए ही फोन उठाया। हेलो। चिल गोजे, तुम अभी तक सो रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से रिधा की तेज और फुल ऑन शिकायत भरी आवाज आई। रोहन ने झटके से अपनी एक आंख खोली। रिधा, यार सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सूरज ने अभी ढंग से ब्रश भी नहीं किया होगा। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही हो? एक्सक्यूज मी, रिधा ने अपने उसी टिपिकल नखरे वाले और बॉसिंग अंदाज में कहा। तुमने ही कल रात को लंबी चौड़ी डींगे हाँकी थी ना कि रिधा मेरे पास स्पोर्ट्स कार आ गई है, कल सुबह तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। भूल गए क्या? मैं पूरी तरह से तैयार होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रिधा 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर उसे जलाने के लिए बोली, और सुनो, अगर अगले 15 मिनट में तुम अपनी उस स्पोर्ट्स कार के साथ यहाँ नहीं आए ना, तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास लिफ्ट देने वालों की कोई कमी नहीं है कॉलेज में, बता रही हूँ। अब रिधा ये बात बोल तो बहुत एटीट्यूड में रही थी, पर सच तो ये था कि वो सुबह 5 बजे से उठकर सिर्फ और सिर्फ रोहन के लिए ही तैयार हो रही थी। पर वो ये बात रोहन को कैसे बता देती? उसका ईगो भी तो कोई चीज है। इधर किसी और के साथ चली जाऊंगी सुनते ही रोहन की तो नींद ही उड़ गई। अरे नहीं नहीं, तुम वहीं रुक जाओ। रोहन एक ही झटके में बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी सारी नींद छूमंतर हो गई थी। बस 15 मिनट। तुम्हारा हीरो अपने उड़न खटोले के साथ अभी लैंड करता है। हीरो के बच्चे, ज्यादा डायलॉग मत मारो। 15 मिनट मतलब 15 मिनट। जल्दी आओ। रिधा ने अपनी स्माइल छुपाते हुए फोन कट कर दिया। रोहन ने जल्दी से फोन बिस्तर पर फेंका और अपनी पॉकेट से वो चाबी निकाली जो उसने कल रात अपनी जान हथेली पर रखकर आर्यन भाई के स्टडी रूम से चुराई थी। थैंक गॉड। रोहन ने गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपना सबसे महंगा वाला परफ्यूम उठाया, खुद पर आधा डिब्बा स्प्रे किया, अपनी जैकेट पहनी और चाबी हाथ में लेकर बिल्कुल एक निंजा की तरह दबे पांव अपने कमरे से गैराज की तरफ भाग गया। उसे तो बस किसी भी तरह अपनी वो महंगी स्पोर्ट्स कार निकालकर भागना था, इससे पहले कि इस घर का असली मॉन्स्टर यानी आर्यन रायचंद जाग जाए। दूसरी तरफ आर्यन और कुहू का बेडरूम। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी। माहौल बहुत ही पीसफुल था। कुहू आर्यन के मजबूत सीने पर अपना सिर रखे बिल्कुल एक छोटे से खरगोश की तरह शांति से सो रही थी। आर्यन की एक मजबूत बांह कुहू की कमर के गिर्द बहुत ही पॉजेसिव तरीके से लिपटी हुई थी। तभी कुहू के साइड टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। आर्यन की नींद बहुत कच्ची थी। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, बस अपना हाथ बढ़ाकर फोन का अलार्म बंद करना चाहा, पर देखा कि मीशा का कॉल आ रहा है। आर्यन ने बिना कुछ कहे फोन उठाया और कुहू के कान के पास रख दिया। कौन है? कुहू ने नींद में ही अपनी आंखें मलते हुए फोन कान से लगाया। कुहू, ओए महारानी, उठ जा। मीशा की आवाज में एक अजीब सा पैनिक था। तूने कुछ पढ़ाई की है या नहीं? कॉलेज का नोटिस देखा ग्रुप पे? क्या पढ़ाई? क्या नोटिस? कुहू ने एक बड़ी सी जम्हाई लेते हुए पूछा। अरे पागल, अगले हफ्ते से हमारे फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। डेट शीट आ गई है और अगर हम फेल हुए ना तो भाई मेरा तो मर्डर करेंगे ही, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तूने सिलेबस देखा है? एग्जाम और सिलेबस, ये 2 शब्द सुनते ही कुहू की नींद ऐसे उड़ी जैसे किसी ने उसके ऊपर बाल्टी भर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या? एग्जाम? कुहू झटके से उठकर बैठ गई। उसके अचानक उठने और चिल्लाने से आर्यन की भी नींद टूट गई। उन्होंने अपनी गहरी और नींद से भरी डार्क आंखों से कुहू को देखा जो अब बेड पर बैठी बुरी तरह घबरा रही थी। मीशा, पर मैं तो अब शादीशुदा हूं ना? कुहू ने बिल्कुल अपने उसी मासूम और इलॉजिकल लॉजिक के साथ रोने वाले टोन में कहा। शादी के बाद तो ऑप्शंस होते हैं ना हाउसवाइफ बनने के। मेरी तो शादी हो गई। मुझे घर संभालना है, मुझे आर्यन जी को संभालना है। कुहू ने बोलते बोलते आर्यन की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे। मैं एग्जाम क्यों दूं? फोन पर मीशा ने अपना सिर पीट लिया। कुहू, तू सच में पागल है। शादी हुई है तेरी, तू कोई 60 साल की रिटायर्ड आंटी नहीं बन गई है। पढ़ाई करनी पड़ेगी और भाई तुझे ऑप्शंस नहीं देने वाले। चुपचाप अपनी बुक्स निकाल और पढ़ाई शुरू कर। मीशा ने इतना बोलकर फोन कट कर दिया। कुहू के चेहरे पर तो जैसे दुनिया का सारा दुख एक साथ आ गया था। उसने अपना फोन नीचे रखा और उसका निचला होंठ कांपने लगा।
वो रोने ही वाली थी कि तभी आर्यन ने बहुत ही आराम से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ मेरी जान? सुबह सुबह इतना पैनिक क्यों? आर्यन की वो हस्की और नींद से भरी मॉर्निंग वॉइस वो किसी भी लड़की के होश उड़ाने के लिए काफी थी। कुहू ने मुड़कर आर्यन को देखा। आर्यन का वो मस्कुलर चेस्ट, उनके बिखरे हुए बाल और वो इंटेंस नजरें। पर बेचारी कुहू का दिमाग इस वक्त सिर्फ एग्जाम के खौफ में अटका हुआ था। आर्यन जी, कुहू ने आर्यन की टी शर्ट कसकर पकड़ ली और बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह शिकायत की। मुझे बचाइए ना प्लीज। किससे बचाना है? आर्यन ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए थोड़ा सीरियस होकर पूछा। किसी ने कुछ कहा तुमसे? रोहन या नहीं, मीशा कह रही है कि अगले हफ्ते से एग्जाम है। कुहू ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं ना, माफिया भी हैं आप। प्लीज मुझे नहीं देना एग्जाम, बंद करवा दीजिए मेरे एग्जाम्स। प्लीज मेरी जान बचा लीजिए ना। कुहू की ये बेवकूफी भरी लेकिन हद से ज्यादा क्यूट बात सुनकर आर्यन, जो अभी सीरियस थे, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। वो जोर से हंसने लगे। हंस क्यों रहे हैं आप? मैं फेल हो जाऊंगी। कुहू ने चढ़कर आर्यन के सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कुहू के दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने एक बड़े हाथ में कैद कर लिया और उसे खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। उनका वो हंसता हुआ चेहरा अचानक से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेकिन केयर में बदल गया। मैं एक रेपुटेटिव बिजनेसमैन और माफिया हूँ कुहू, गली का कोई टेररिस्ट या गुंडा नहीं जो जाकर तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल को धमकाऊं। आर्यन ने कुहू के चेहरे पर आए बालों को सेट करते हुए बहुत ही क्लियर आवाज में कहा। और रही बात एग्जाम की, तो तुम एग्जाम दोगी और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होगी। आर्यन थोड़ा सा और करीब आए। और अगर पास नहीं हुई तो तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या करूंगा। कुहू की आंखें बड़ी हो गईं। आप मुझे डरा रहे हैं? आर्यन ने बहुत ही शांत आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, मैं इन चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट हूं। तो ये जो तुम सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा या एग्जाम कैंसिल करवा दूंगा, ये तो होने से रहा। पर मुझे कुछ नहीं आता। कुहू ने बिल्कुल रोतलू सा मुंह बनाया। तो मैं पढ़ाऊंगा। आर्यन ने बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कमांड दिया। चलो फ्रेश हो जाओ, आज से कोई मस्ती नहीं, कोई ड्रामा नहीं। तुम मेरे सामने बैठकर पढ़ाई करोगी जब तक मैं घर पर रहूंगा, और घर से जाने के बाद भी मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। आप बहुत गंदे हैं। मुझे लगा आप मुझे बचाएंगे, पर आप तो खुद मेरे पीछे पड़ गए। कुहू बड़बड़ाते हुए पैर पटकते हुए बेड से उतरी और वॉशरूम की तरफ चली गई। आर्यन बस मुस्कुराते हुए अपनी इस पागल सी बीवी को देखते रहे। कुछ देर बाद बेडरूम का स्टडी एरिया। कुहू फर्श पर एक सॉफ्ट कुशन लगाकर बैठी थी। उसके चारों तरफ मोटी मोटी किताबें, नोट्स और हाइलाइटर्स बिखरे हुए थे। उसने अपने बालों का एक रफ सा जूड़ा बना रखा था और वो एक पेन को अपने मुंह में दबाए बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से एक किताब को घूर रही थी। इतना पैसा कमा तो रहे हैं आर्यन जी, और कितना पढ़ूं मैं? और क्यों? ये जिसने भी पढ़ाई बनाई है ना, काश मैं पास में जा पाती तो उसे पकड़कर कूट देती। कुहू खुद से ही बड़बड़ा रही थी। आर्यन जी, जो अब ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके थे, उन्होंने एक ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो अपनी घड़ी पहनते हुए कुहू के बिल्कुल पीछे आकर खड़े हुए। कुहू को ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ाते और पढ़ते देख आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट स्माइल आ गई। आर्यन धीरे से नीचे कुहू के पीछे बैठे। उन्होंने अपने दोनों हाथ कुहू के आगे रखकर उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। कुहू की पीठ आर्यन के मजबूत सीने से टकरा रही थी। आर्यन के उस डार्क और इंटेंस परफ्यूम की महक ने कुहू का सारा फ्रस्ट्रेशन एक सेकंड में गायब कर दिया। क्या पढ़ रही हो? आर्यन ने कुहू के कान के बिल्कुल पास अपनी भारी और हंसकी आवाज में फुसफुसाया। कुहू की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। आर्यन का ये अचानक से करीब आना उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा देता था। वो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बहुत बोरिंग है। आर्यन ने कुहू के हाथ से बहुत ही आराम से वो पेन लिया और बुक पर लिखे एक पैराग्राफ को पॉइंट किया। इसे रटने की कोशिश मत करो कुहू, इसे समझो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है तो तुम्हें अपने इन्वेस्टर्स को कैसे हैंडल करना है, वो यहाँ लिखा है। आर्यन की वो डीप और ठंडी आवाज में चीजों को समझाने का तरीका इतना परफेक्ट था कि कुहू बस उनकी आवाज में खो गई। उसने पलटकर आर्यन की तरफ देखा। आपको सब आता है? कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आर्यन को देखते हुए पूछा। आर्यन ने एक हल्की सी स्माइल दी। तुम एक बिजनेस टाइकून से पूछ रही हो कि उसे आता है या नहीं? मुझे सब आता है बीवी, और तुम्हें भी सीखना पड़ेगा। पर अगर मुझे फिर भी याद नहीं हुआ तो? कुहू ने बहुत ही धीरे से पूछा। उसकी नजरें अब आर्यन के होठों पर थीं। तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, आर्यन ने एक बहुत ही डार्क और शैतानी स्माइल के साथ कहा। और अगर मैंने सब याद कर लिया तो? कुहू ने पलकें झपकाते हुए पूछा। आर्यन ने अपना एक हाथ कुहू की कमर पर रखा और उसे थोड़ा और अपने करीब खींच लिया। तो तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिलेगा। और बिना कुहू को सोचने का एक पल भी दिए आर्यन ने अपने होंठ बहुत ही सॉफ्टली लेकिन एक इंटेंस पैशन के साथ कुहू के होठों पर रख दिए। कुहू की आंखें झटके से बंद हो गईं और उसने अपने हाथ आर्यन के कंधों पर रख दिए। उस पल कमरे में सिर्फ उन दोनों की हैवी सांसों की आवाज थी। जब आर्यन पीछे हटे तो कुहू का चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो चुका था।
अब चुपचाप पढ़ाई करो, आर्यन ने कुहू की नाक खींचते हुए कहा और वहां से उठ खड़े हुए। मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अगर वापस आकर मैंने देखा कि तुमने पढ़ाई नहीं की है तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। आर्यन ने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। कुहू अभी भी अपने होठों पर उंगली रखे एक पागलों वाली स्माइल के साथ अपनी किताबों को घूर रही थी। रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा था, शायद पढ़ाई कर ही लेनी चाहिए। सीन कट, शहर के बाहरी इलाके में। आर्यन के मेंशन से बाहर निकलते ही माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वो केयरिंग हस्बैंड वाला सॉफ्ट साइड अब कहीं पीछे छूट चुका था और उसकी जगह आर्यन के चेहरे पर वो डार्क, कोल्ड और रूथलेस एक्सप्रेशंस आ गए थे। आर्यन की काली एसयूवी का काफिला शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान फैक्ट्री के पास आकर रुका। ये रायचंद का सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसमेंट था, जहां सूरज की रोशनी भी अंदर आने से पहले कांपती थी। आर्यन कार से बाहर निकले। उनके चेहरे पर अब कोई स्माइल नहीं, कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ था। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और डार्क थीं, जैसे कोई शैतान गहरी नींद से जाग गया हो। कबीर और अर्जुन बेसमेंट के लोहे के दरवाजे पर उनका वेट कर रहे थे। सब रेडी हैं बॉस, अर्जुन ने बहुत ही रिस्पेक्ट और खौफ के साथ अपना सिर झुकाते हुए कहा। बेसमेंट के अंदर एक बहुत ही अजीब सी नमी, खून की हल्की सी महक और दम घोटने वाली शांति थी। एक बड़े से हॉल में छत से लटकती हुई सिर्फ एक पीली लाइट जल रही थी, जो वहां के खौफनाक माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और उस एक लाइट के ठीक नीचे लोहे की भारी कुर्सियों से बंधे हुए 7-8 लोग थे। इनमें वो करप्ट पुलिस वाले थे जिन्होंने पैसों के लिए आर्यन की कंसाइनमेंट को रोकने की कोशिश की थी। वो गद्दार बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने आर्यन के पीठ पीछे कंपनी के शेयर्स गिराने की साजिश की थी। और सबसे अहम, वो लोग थे जिन्होंने दक्ष का साथ देकर आर्यन पर छुपकर हमला करने की जरूरत की थी। तभी अंधेरी सीढ़ियों से किसी के भारी जूतों के कदमों की आहट आनी शुरू हुई। आर्यन के जूतों की आवाज सुनकर कुर्सियों से बंधे उन सभी गद्दारों के शरीरों में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अपना सिर उठाया और जब सामने साक्षात मौत को खड़ा देखा तो उनकी सांसें वहीं अटक गईं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिल्कुल एक ठंडे तूफान की तरह लग रहे थे। उन्होंने बिना कुछ बोले अपना ब्लैक ब्लेजर उतारा और बिना पीछे देखे कबीर के हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने बहुत ही आराम से अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स को कोहनियों तक फोल्ड किया। उनका ऑरा इतना हैवी और डेंजरस था कि वहां बंधे हुए लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। आर्यन उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना एक सिल्वर लाइटर निकाला और उसे बस अपने हाथ में लेकर क्लिक क्लिक करके जलाने और बुझाने लगे। वो क्लिक की आवाज उस सन्नाटे में किसी टाइम बम जैसी लग रही थी जो किसी भी वक्त फटने वाला था। सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें फंसाया गया है। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने पसीने से नहाते हुए, रोते हुए गिड़गिड़ाना शुरू किया। आर्यन ने अपना लाइटर बंद किया और उसे वापस पॉकेट में डाल लिया। वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना हाथ सिर्फ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने तुरंत एक भारी सॉलिड लोहे की रॉड आर्यन के हाथ में थमा दी। आर्यन बहुत ही शांत कदमों से चलकर उस बोर्ड मेंबर के पास आए जिसने चंद पैसों के लिए कंपनी के सीक्रेट्स बेचे थे। आर्यन ने बहुत ही आराम से उस आदमी के बाल पकड़े और झटके से उसका सिर पीछे की तरफ खींचा। आर्यन बिल्कुल उसके कान के पास झुके और बहुत ही ठंडी रूथलेस आवाज में सिर्फ इतना कहा, मेरे अंदर दया बिल्कुल नहीं है, तुम जैसों के लिए मेरे पास सिर्फ मौत है। और अगले ही सेकंड बिना पलक झपकाए आर्यन ने वो लोहे की रॉड पूरी ताकत से उस आदमी के घुटने पर दे मारी। बेसमेंट में हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज और एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। लेकिन आर्यन वहीं नहीं रुके। उन्होंने लगातार, बिल्कुल किसी बिना दिल वाली मशीन की तरह, उस रॉड से उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो आदमी खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर अधमरा हो गया। आर्यन ने खून से सनी वो रॉड वहीं जमीन पर फेंक दी। उनकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल थीं, चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। अब आर्यन की खौफनाक नजरें उन 2 गुंडों पर पड़ीं जिन्होंने दक्ष की मदद की थी। आर्यन सीधे उनके पास गए। उन्होंने दोनों गुंडों की कुर्सियों को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो दोनों हाथ पैर बंधे होने की वजह से कीड़ों की तरह छटपटा रहे थे। आर्यन ने अपने भारी बूट से पहले गुंडे की पसलियों पर इतनी जोर की लात मारी कि क्रैक की आवाज के साथ उसकी पसलियां टूटकर अंदर धंस गईं। उसके मुंह से खून निकल आया। दूसरे गुंडे ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचा। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, आर्यन ने झुककर उसी गुंडे के कपड़ों से उसका गला इतनी बेरहमी से घोंटा कि उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं। आर्यन ने दोनों को अपने हाथों से और बूट से इतना ब्रूटली मारा कि उन दोनों की सांसें वहीं हमेशा के लिए टूट गईं। बेसमेंट का फर्श अब पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। बाकी बचे हुए लोग ये भयानक मंजर देखकर पैंट में ही यूरिनेट कर चुके थे। वो पागलों की तरह रो रहे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज आर्यन सर, हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा कभी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। आर्यन ने अपनी शर्ट की फोल्ड की हुई स्लीव्स को ठीक किया। उन्होंने उन कांपते हुए गद्दारों की तरफ एक आखिरी ब्लैंक लुक दिया और फिर अर्जुन की तरफ देखकर बस हल्का सा सिर हिलाया। अर्जुन इशारा समझ गया।
उसने और कबीर ने मिलकर उन बचे हुए लोगों के ऊपर और उनके आसपास भारी मात्रा में पेट्रोल छिड़क दिया। नहीं नहीं, प्लीज सर, भगवान के लिए, चीखें और तेज हो गईं। आर्यन थोड़ा पीछे हटे। उन्होंने अपनी पॉकेट से वापस वो सिल्वर लाइटर निकाला। क्लिक, लाइटर की आग जली। आर्यन ने उस आग को 1 सेकंड के लिए देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना कोई रहम खाए, वो जलता हुआ लाइटर सीधा उन लोगों की तरफ उछाल दिया। भबक, एक ही सेकंड में आग की लपटें छत को छूने लगीं। पूरा बेसमेंट उन गद्दारों की दर्दनाक चीखों, जलने की बदबू और आग की लपटों से भर गया। पर आर्यन ने पलटकर देखा तक नहीं। वो अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर अपनी उसी डार्क और खौफनाक चाल के साथ बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। पीछे जलते हुए लोगों की चीखें आर्यन रायचंद के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। उनका न्याय हो चुका था। बेसमेंट का वो खौफनाक मंजर तो आर्यन ने वहीं दफन कर दिया था। इसके बाद उनका पूरा दिन ऑफिस की लंबी मीटिंग्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स और रायचंद ग्रुप्स के वो पेंडिंग काम निपटाने में ही निकल गया। बदल दी उसकी आर्यन आज जिंदगी। फुर्सत में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी मुसीबत। उन बोरिंग फाइल्स और लैपटॉप की स्क्रीन के बीच में उनका दिमाग बार बार अपनी उस पागल सी बीवी की तरफ चला ही जाता था। पता नहीं क्या ही कर रही होगी घर पे, पढ़ भी रही है या फिर किताबों पर सिर रखकर सो गई है। आर्यन सोचकर ही हल्का सा मुस्कुरा देते थे। खैर, आर्यन जी का ऑफिस तो चलता रहेगा, लेकिन अब जरा चलते हैं हमारे रायचंद खानदान के इकलौते रोमियो यानी रोहन की तरफ। रोहन अपनी उसी चुराई हुई स्पोर्ट्स कार में रिधा को फुल स्पीड में लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गया था। खुली हवा, तेज म्यूजिक और एक महंगी स्पोर्ट्स कार। रिधा को सच में बहुत मजा आ रहा था। दोनों की वो पुरानी तू मैं वाली लड़ाई आज कार में थोड़ी कम थी। हवा से उड़ते रिधा के बाल और उसके चेहरे की वो स्माइल देखकर रोहन तो जैसे आधी ड्राइविंग भूल ही गया था। ड्राइव खत्म होने के बाद रोहन रिधा को लेकर सीधा रायचंद मेंशन आ गया। कार रुकते ही रिधा ने थोड़ा नखरे से कहा, तुम्हें मेंशन के अंदर क्यों जाना है? मुझे कॉलेज छोड़ दो ना, इतना लेट हो गया है। मुझे कुछ जरूरी साइन लेना है प्रोफेसर से। अरे यार, मुझे अपना एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट लेना है। बस 5 मिनट लगेंगे, चलो ना अंदर, तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। रोहन ने उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कन्विंस किया। रिधा भी मान गई। दोनों जैसे ही मेंशन के अंदर दाखिल हुए, पूरा हॉल एकदम खाली था। सन्नाटा पसरा हुआ था। दादी शायद अपने कमरे में सो रही थी और मीशा कहीं बाहर गई थी। रोहन रिधा को लेकर सीधा सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे के अंदर आते ही रिधा चारों तरफ देखने लगी। वाओ, रूम तो काफी अच्छा सेट कर रखा है तुमने। मुझे लगा था तुम लड़कों का रूम एकदम कबाड़ खाना होता है। वैसे ये मैंने पहले भी देखा है, पर इतने गौर से नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं रोहन रायचंद हूँ। मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। रोहन ने बड़े ही एटीट्यूड में अपनी कॉलर झटकते हुए कहा और बहुत ही कैजुअल तरीके से, बिना कोई आवाज किए कमरे का दरवाजा हल्का सा सटाकर बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे। दरवाजा बंद होते ही अचानक माहौल में एक अजीब सी शांति और टेंशन आ गई। रिधा, जो अभी तक इधर उधर रूम को देख रही थी, वो दरवाजा बंद होने की आवाज से थोड़ा हिचकिचाई। दरवाजा क्यों बंद किया? रिधा ने थोड़ा पीछे होते हुए पूछा। रिधा, जो हमेशा बहुत बोल्ड, बेबाक और रोहन पर हावी रहती थी, उसे अचानक से कमरे की हवा थोड़ी कम लगने लगी थी। उसने मुड़कर रोहन को देखा। रोहन बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर बेड पर रख रहा एक था। रात जिसने बदल दी उसकी जिंदगी। असाइनमेंट कहाँ है तुम्हारा? लो और चले? रिधा ने अपनी वो घबराहट छुपाते हुए कहा। लेकिन रोहन की पैनी नजरों से कुछ कहाँ छुपता है। रोहन ने रिधा की वो हल्की सी घबराहट नोटिस कर ली। वाह, तो ये जंगली बिल्ली मुझसे डर रही है। वाह भाई, अब तो आएगा असली मजा, रोहन ने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और चार्मिंग सी स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह अपने कदम बढ़ाते हुए रिधा की तरफ आने लगा। क्या है, ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम चलो ना, लेट हो रहा है रोहन। रिधा की आवाज अब सच में कांपने लगी थी। इतनी भी क्या जल्दी है रिधा? रोहन की आवाज अचानक से बहुत भारी, डीप और अट्रैक्टिव हो गई थी। क्या काम है? मुझे ऐसे डरा नहीं सकते तुम। कर क्या रहे हो रोहन? रिधा के कदम अपने आप पीछे जाने लगे। रोहन उसके करीब बढ़ रहा था और रिधा पीछे जा रही थी, जब तक कि उसकी पीठ पीछे रखी बड़ी सी अलमारी से नहीं टकरा गई। रोहन बिल्कुल उसके करीब आके खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ अलमारी पर टिकाया, जिससे रिधा पूरी तरह से उसके घेरे में आ गई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। रोहन की गर्म सांसें रिधा के चेहरे को छू रही थीं। तो तुम ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। रिधा ने हमेशा की तरह उसे डांटना चाहा, पर आज उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं। वो लड़की जो पूरे कॉलेज को डरा कर रखती थी, वो पहली बार हकला रही थी। रोहन ने अपनी आंखें रिधा की आंखों में डालते हुए बहुत ही प्यार और इंटेंस तरीके से कहा, क्या हुआ रिधा, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं क्यों घबराऊंगी? रिधा ने अपनी नजरें चुराते हुए रोहन के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का देना चाहा।
पर रोहन तो जैसे पहाड़ बन गया था, वो टस से मस नहीं हुआ। अचानक रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और अलमारी का दरवाजा खोलते हुए रिधा की आंखों में देखकर एक स्माइल दी। यही लेने आया था। उसने अंदर से एक फाइल निकाली। रिधा जो अलमारी से चिपकी हुई थी, उसने एक बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। ओह अच्छा, रिधा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। रोहन फाइल हाथ में लेकर बोला, हाँ तो तुम्हें क्या लगा? मुझे क्या लगेगा? तो तुम जैसे लफंगे पे ट्रस्ट नहीं है मुझे, और तुम बिगाड़ भी नहीं सकते हो कुछ। रिधा ने फिर से अपना एटीट्यूड वापस लाने की कोशिश की। पता है, रोहन ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा, पर तुम घबरा क्यों रही हो? मैं नहीं घबरा रही। अच्छा, रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा और पीछे हट गया। रिधा ने चैन की सांस ली और वहां से हटने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती, रोहन ने झटके से मुड़कर उसे फिर से दोनों हाथों के बीच अलमारी से घेर लिया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा करीब था। व्हाट द हेल, डरा क्यों रहे हो? रिधा ने बुरी तरह घबराते हुए कहा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। अब डर गई? रोहन की आंखें उस टाइम कुछ और ही लग रही थीं। रिधा को वो रोहन लग ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह इंटेंस लग रहा था। रोहन ने अपना दूसरा हाथ उठाया और रिधा के चेहरे पर आए बालों को बहुत ही नरमी से उसके कान के पीछे सेट किया। रोहन की उंगलियों के उस हल्के से टच से रिधा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था जैसे रोहन को भी सुनाई दे रही होंगी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है रिधा, रोहन ने बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजरें रिधा के होठों पर थीं। क्यों कर रहे हो तारीफ? हटो पास से। रिधा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। हट जाऊंगा, रोहन और करीब आते हुए बोला। रिधा को लगा कि रोहन उसे किस करने वाला है। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रोहन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर अचानक से हा 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 हा। कमरे में किसी के जोर जोर से पागलों की तरह हंसने की आवाज गूंजी। रिधा ने झटके से अपनी आंखें खोली। रोहन उससे दूर होकर बेड पर हाथ पटक पटक कर पेट पकड़कर हंस रहा था। फट्टू तो तुम हो रिधा, हा हा हा। तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी कसम से। रोहन की हंसी रुकी नहीं रही थी। रिधा जो अभी अभी उस रोमांटिक इल्यूजन से बाहर आई थी, उसका खून खौल गया। हाउ डेयर यू चिलगोजे। रिधा गुस्से से लाल हो गई। अब कभी नहीं आऊंगी मेंशन में तुम्हारे, खास कर इस रूम में तो बिल्कुल नहीं। तुम चलो कॉलेज, तुम्हें तो मैं बताऊंगी आज। रिधा ने गुस्से में साइड टेबल पर रखा एक खाली फ्लावर वॉस हाथ में उठा लिया। अरे पागल हो क्या? रोहन टेबल के पीछे छुपते हुए चिल्लाया। मैं तो बस मजाक कर रहा था मेरी माँ, रख दे उसे। वो दोनों कमरे में टॉम एंड जेरी की तरह भाग ही रहे थे कि तभी नीचे हॉल से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। रोहन और रिधा झटके से एक दूसरे से दूर हुए। ये किसकी आवाज है? रिधा ने वास नीचे रखते हुए पूछा। रोहन ने दरवाजे की तरफ देखा। पता नहीं। दोनों दबे पांव कमरे से बाहर आए और बालकनी से नीचे हॉल की तरफ झांकने लगे। घर की शांति को चीरते हुए बुआ जी कामनी की तीखी और लाउड आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अरे कोई है इस घर में, या सारे के सारे कान में रुई डालकर सो रहे हैं? बहू नाम की कोई चीज है इस घर में, या महारानी पाल रखी है मेरे भाई ने? बुआ जी अपने हाथ नचा नचा कर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थीं। आवाज सुनकर दादी और सुजाता जी जल्दी से बाहर आईं। क्या हुआ दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? सुजाता जी ने परेशान होते हुए पूछा। चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी उस बहू की? दोपहर होने को है। इस घर की बहू को इतनी भी तमीज नहीं है कि ससुराल वाले आए हैं। बुआ सास बैठी है तो उसे एक कप चाय ही पूछ ले। दिन भर बस अपने कमरे में पड़ी रहती है। क्या चल रही है उसकी ये चाल? बुआ जी ने कुहू को टारगेट करते हुए अपना हंगामा शुरू कर दिया था। असल में बुआ जी को कुहू की इस घर में जो इज्जत और आजादी मिल रही थी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बस कोई न कोई बहाना ढूंढती थी कुहू को नीचा दिखाने का। सुजाता जी ने बहुत शांति से कहा, दीदी कुहू के एग्जाम्स आ रहे हैं, वो सुबह से अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। बच्ची ने खाना भी ठीक से नहीं खाया है टेंशन के मारे। अरे खाक पढ़ाई कर रही है, बुआ जी ने ताना मारते हुए कहा। शादी के बाद कौन सी पढ़ाई होती है? मुझे तो लगता है बस किताबें खोलकर कमरे में सो रही होगी। तभी मीशा भी वहां आ गई। मीशा से अपनी कुहू के बारे में ये सब सुना नहीं गया। अगर कुछ पता नहीं है बुआ जी तो बोला मत कीजिए, ये कहकर मीशा पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। हाव, देख रही हो सुजाता, देख रही हो कैसे करते हैं ये बच्चे। बिल्कुल शर्म नहीं है। ये सब के वजह से ही तुम्हारी बहू सिर पे चढ़ी हुई है। पढ़ाई तो बस एक बहाना है काम से बचने के लिए। दादी जो अब तक चुप थी, उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर ठकठकाई। पर इतने सारे सर्वेंट है काम करने के लिए कामिनी, तो उसे काम क्यों करना है? सुजाता जी ने भी कड़क आवाज में कहा। हमने बहू लाया है दीदी, कोई नौकरानी नहीं। दीदी कामनी के तो मुंह ही बंद हो गए थे, लेकिन अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो फिर भी चिल्लाई। फिर भी एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं? मैं अभी जाकर देखती हूँ इस महारानी को कि कौन सी पढ़ाई कर रही है। बुआ जी पैर पटकते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी
मेंशन का मेन दरवाजा खुला और दरवाजे पर आर्यन जी खड़े थे। उन्होंने अपना ब्लैक कोट एक हाथ में लटका रखा था और उनकी आंखों में दिन भर की वो थकान साफ दिख रही थी। आर्यन के बस अंदर कदम रखते ही बुआ जी की आवाज जो अभी लाउड स्पीकर पे थी वो एकदम से म्यूट हो गई। उनके बढ़ते हुए कदम वहीं फ्रीज हो गए। क्या हो रहा है यहाँ? आर्यन की ठंडी और भारी आवाज ने पूरे हॉल का तापमान ही गिरा दिया। बुआ जी थोड़ा हकला गईं। वो कुछ नहीं आर्यन बेटा, मैं तो बस कह रही थी कि तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी जो भी कर रही है वो मेरी जिम्मेदारी है बुआ जी। आर्यन ने उन्हें बीच में ही बहुत ही रूथलेस और डेंजरस तरीके से काट दिया। पर बेटा, बहू की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, थोड़ा चाय ही पूछ देती, बुआ जी ने डरते डरते कहा। अगर आपको चाय पीनी है तो नौकरों को बोलिए, आर्यन ने अपनी खुखार नजरों से बुआ जी को घूरते हुए कहा। कुहू इस घर में चाय बनाने के लिए नहीं है। आर्यन की वो डेंजरस आंखें देखकर बुआ जी की बोलती वहीं बंद हो गई। तभी सोफे पर बैठी एलारा से रहा नहीं गया। पर आर्यन, फैमिली के साथ भी तो बैठना चाहिए ना उसे। आर्यन ने अपनी गर्दन घुमाकर एलारा को देखा। उनकी आंखों में मौत नाच रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो बोलने वाली? आर्यन की आवाज इतनी तेज थी कि एलारा अपनी जगह पर उछल गई। मेरी कुहू का जो मन करेगा वो करेगी। वो इस घर में फ्री है, तो यहाँ अपनी जुबान मत चलाओ, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा धक्के मारकर इस मेंशन से निकालने में। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन बिना किसी और की तरफ देखे सीधे सीढ़ियों से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चले गए। ऊपर बालकनी से ये सब देख रहे रोहन ने रिधा के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। देख रही हो? रोहन ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहा। तुम्हें भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करूंगा मैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है ना? रोहन ने प्राउडली पूछा। रिधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, फैमिली तो सच में बहुत अच्छी है। पर 1 मिनट, रिधा ने आंखें छोटी करते हुए रोहन को देखा। तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करोगे? रोहन अचानक से हकला गया। अब मतलब दोस्त है ना हम? अब तो वैसा ही कहा। ओह अच्छा, रिधा ने स्माइल छुपाते हुए कहा। और हम दोस्त कब बने? रोहन ने मुंह बना लिया। तो दोस्त नहीं है? रिधा ने रोहन के सिर पर एक हल्की सी टपली मारी। ठीक है पागल, दोस्त हैं। चलो अब असाइनमेंट जमा करवाना है ना? और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए मेंशन से कॉलेज की तरफ निकल गए। घर का ड्रामा भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इन दोनों की ये नई कहानी बस अभी शुरू ही हुई थी।